तो देखिए हम लोगों ने जो संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत पढ़ा था, संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा था। तो शास्त्रीय सिद्धांत को हम लोग और क्या कहते हैं? परंपरागत सिद्धांत, औपचारिक सिद्धांत, ठीक है, संरचनावादी सिद्धांत। इसके जन्मदाता कौन है? सर हेनरी फ्यूल। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि जो संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत है इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता है आपके सर हेनरी फ्यूल, ठीक है, जिन्होंने शास्त्रीय सिद्धांत दिया था, जिसमें लूथर गुलिक का नाम आता है, उर्विक मूने का नाम आता है, रैले का, मेरी पॉकेट का नाम आता है, ठीक है। तो आज फॉलेट और मैक्स वेबर ये लोग जो हैं संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है। देखिए जब मैंने आप लोगों को शुरू में स्टार्ट किया था तो मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने बताया था कि जो संगठन होता है उसको दो समूहों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो सार्वभौमिक और एक पारिस्थितिक, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है जो सार्वभौमिक सिद्धांत है इसमें तीन सिद्धांत आता है: वैज्ञानिक सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत और नौकरशाही सिद्धांत, ठीक है। ये तीन सिद्धांत इसमें आता है। चलिए गुड इवनिंग सभी को। कहाँ आप लोग इतना लेट कर दिए बताइए? 10 मिनट आप लोगों ने वेस्ट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका वैज्ञानिक सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आता है? वैज्ञानिक सिद्धांत जिसको डब्ल्यू टेलर ने दिया था 1909 में। परंपरागत सिद्धांत जो हेनरी फ्यूल, लूथर गुलिक, उर्विक मूने व रैले ने दिया था, ठीक है। तो ये परंपरागत सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद नौकरशाही सिद्धांत है और पारिस्थितिकी सिद्धांत जो दूसरा पार्ट है उसमें कौन कौन सा हमको पढ़ना है? मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो का, व्यवहार सिद्धांत चेस्टर बर्नार्ड का, भागीदारी प्रबंधन सिद्धांत मैकग्रेगर का और व्यवहारवादी सिद्धांत साइमन का। हालांकि ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, जितना मैं ये पढ़ते हैं और उसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है गाइस। इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी आप लोगों को? तो ये देखिए अब आपसे पूछेगा कि शास्त्रीय सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? तो हेनरी फ्यूल का नाम बताएंगे। इन्होंने क्या किया था? उच्च की थी। और इसके जो वैज्ञानिक सिद्धांत आया था उन लोगों ने जो है किसकी बात की थी? जो लेबर थे, जो निचले स्तर के कर्मचारी थे, उनके ऊपर टेलर ने अध्ययन किया था और मनुष्य को पूरी तरह से आर्थिक प्राणी बताया था, ठीक है। और उन्होंने कई सारे प्रयोग किए थे और उस आधार पर उन्होंने दिया था, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि लोक व निजी में कोई अंतर नहीं है। तो इनका PO CCC का इतना आप लोग ध्यान रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये PO CCC का सिद्धांत हो गया, ठीक है। इसमें क्या था? प्लानिंग। ये आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ें आपको रट लेनी है बिल्कुल, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोल, ठीक है। ये PO CCC का, ये किसका सिद्धांत है बताइए कमेंट करके आप लोग। PO CCC का सिद्धांत किसने दिया है? अभी मैंने बताया। फिर देखिए हेनरी फ्यूल द्वारा इसके अतिरिक्त 14 सूत्र बतलाया। क्या बतलाया? 14 सूत्र, जिसमें से 4P भी था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हेनरी फ्यूल का जो 4P है, ठीक है, उसमें और एक अलग से दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए तभी आप पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हेनरी फ्यूल और उसके बाद जो है लूथर गुलिक का जो पोस्ट कार्ब का सिद्धांत है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूल, हाँ फ्यूल का नहीं है भाई, हाँ है। तो लूथर गुलिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? PO CCC, याद रखिएगा आप लोग। सॉरी, पोस्ट कार्ब का सिद्धांत। पोस्ट कार्ब का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है लूथर गुलिक ने, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी ऐसे पूछा जा सकता है। तो जो थे इन्होंने उच्च प्रशासनिक प्रबंधन के 5 तत्व बताए, ठीक है, 5 तत्व बताए। और इन्होंने क्या दिया है? 6 भागों में बांटा है औद्योगिक गतिविधियों को, ठीक है। ये मेन पॉइंट याद होना चाहिए। प्रबंधन के इन्होंने कितने सूत्र बताए हैं? 14। और इन्होंने क्या किया था कि हेनरी फ्यूल ने जो प्रबंधन का सिद्धांत दिया है इसके अंतर्गत उच्च प्रशासनिक क्षमता के विकास पर ही बल दिया है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोस्ट कार्ब का एक बार देख लीजिए। पोस्ट कार्ब का फुल फॉर्म क्या है? हालांकि बताया जा चुका है। POSDCORB। पोस्ट कार्ब का मतलब है, P का अर्थ है प्लानिंग। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग किया जाता है, फिर क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि इसे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। यानी कि जो संगठन बनाया जाता है वो किसी प्लान के तहत व्यवस्थित तरीके से बनाया जाता है। S का मतलब क्या है? स्टॉपिंग, यानी कि क्रमिक। उसके बाद क्या होता है? उसमें कर्मचारियों की भर्ती होती है।
फिर डी का मतलब है डायरेक्शन, उन कर्मचारियों को डायरेक्शन दिया जाता है, निर्देशन दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनके बीच प्रॉपर समन्वय होना चाहिए। आर फार क्या है, रिपोर्टिंग, और बी फार है बस्टिंग। और उसके बाद ये रिपोर्ट करते हैं। और बी फार बस्टिंग का मतलब उसका पूरा बजट बनाया जाता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह से होने हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये जो पोस्ट कार्ब है पहली बात किसने दिया है, ठीक है, और ये जो जितने लेटर हैं इनका मतलब समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये याद करने की चीज़ है। इसके अलावा जो है संगठन का निर्माण करने के लिए उन्होंने 4P का नियम बताया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो 4P का नियम है उसका पालन करना चाहिए। और ये 4P कौन सा है, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। क्या है, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। तो ये 4P है। तो ये 4P आपको पता होना चाहिए। तो पर्पज का मतलब है प्रयोजन। ठीक है, पर्पज का क्या मतलब है, प्रयोजन है, यानी कि प्रयोजन का उद्देश्य है। प्रयोजन या उद्देश्य होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि संगठन की स्थापना के लिए उस उद्देश्य का निर्धारण करना अनिवार्य है जिसके लिए संगठन की स्थापना की गई है। तो उद्देश्य सबसे पहले होना चाहिए। फिर प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, और यह संगठन में कार्यरत कार्मिकों के अंदर नियंत्रण स्थापित करेगा। एक अगर प्रक्रिया है, ठीक है, अब जो आपको उद्देश्य प्राप्त करना है उसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। पर्सन यानी कि व्यक्ति, किसी भी संगठन में क्रमिक को व्यक्ति कहते हैं। मानव संसाधन के अभाव में न तो किसी भी संगठन का की स्थापना हो सकती है और न ही वह संगठन सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कुशल क्रमिक, ठीक है, कुशल कर्मिक का होना आवश्यक है। और प्लेस का मतलब स्थान, यानी कि स्थान का प्रभाव संगठन के लाभ पे पड़ता है, यानी कि किस स्थान पे संगठन है इसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जो शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत इरविक के द्वारा, अब इरविक हमने अभी नाम लिया था ना पहले, हेनरी फ्योल के अलावा जो और लोग थे, इन्होंने 8 तत्व बतलाए हैं। ठीक है, तो 8 तत्व बतलाए हैं, इसको ध्यान रखिएगा बस। और तो शास्त्रीय जो है, हम लोग इसके पहले वैज्ञानिक सिद्धांत पढ़े थे, शास्त्रीय सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो शास्त्रीय सिद्धांत केवल संरचना व प्रक्रिया को अधिक महत्व देता है। ये किसने कहा है, ये कहा है मतलब ये आलोचना की गई है। ठीक है, ये आलोचना की गई है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। और इसमें जो आलोचना इस बात पे की गई थी कि यह जो सिद्धांत है संगठन के मानवीय आयाम को जोड़ने का कोई प्रयत्न नहीं करता है, और इसी के बाद जो है इसमें सुधार करते हुए जो मानवीय व्यवहार आता है जो हमको पढ़ना है। चलिए, नौकरशाही का विचार हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, आज हम लोग नौकरशाही का विचार अब पढ़ते हैं। ठीक है, नौकरशाही का विचार किसने दिया है, इस विचार मार्क्स के द्वारा नौकरशाही के विकास का अध्ययन किया गया। ठीक, विश्लेषण और अध्ययन के उपरांत इन्होंने नौकरशाही के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। तो ये नौकरशाही के प्रकार देख लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। तो इसमें देखिए क्या है, नौकरशाही किससे बना है, ब्यूरोक्रेसी से बना है। ठीक है, नौकरशाही किससे बना है, ब्यूरोक्रेसी से बना है। और इसका सबसे पहली बार प्रयोग ब्यूरोक्रेसी किसने किया, विंसेंट सी डी गॉर्वी ने किया था 1746 में। तो नौकरशाही का क्या मतलब है, क्रमबद्ध व व्यवस्थित। ठीक है, अध्ययन इन्होंने किसने दिया, तो मैक्स वेबर ने दिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर थे तो मार्क्स के द्वारा नौकरशाही के विकास का अध्ययन किया गया, विश्लेषण किया गया, और उसके बाद उनके द्वारा नौकरशाही के कुछ प्रकार बताए गए। ठीक है, लेकिन अगर आप क्रमबद्ध अध्ययन की बात करें तो मैक्स वेबर ने दिया है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेसी शब्द इसका इंग्लिश रूपांतरण है। सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो विंसेंट डी गॉर्निगी ने 1746 में किया। अब नौकरशाही का विकास जो है कार्ल मार्क्स ने चूंकि सबसे पहले दिया था, तो इन्होंने कहा कि जो नौकरशाही का विकास हुआ है राज्य में हुआ था। और जानते हैं जब भी ये मार्क्स बाबा आएंगे तो ये वर्ग की बात करेंगे, और इन्होंने कहा कि जो नौकरशाही है ये क्या है, जो पूंजीपति वर्ग है उसका क्या है, एक हथियार है, वर्ग का हथियार है। यानी कि प्रभुत्वशाली वर्ग जो पूंजीपति वर्ग है उसका ये अधिकार है। ये संप्रभु शक्ति की घोषणा का बढ़ावा दिया जाना, ठीक है, वर्ग के हथियार है। और ये संप्रभुशाली जो राज्य है उसके संप्रभुत्व को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब इसके जो प्रकार हैं उसके प्रकार लोग देख लेते हैं। तो इसके प्रकार में क्या है, अभिभावक नौकरशाही, एक तो अभिभावक नौकरशाही हो गया, और ये जो है समाज
शास्त्रीय जो दृष्टिकोण है वो इसमें अभिभावक नौकरशाही बताता है। कानून व्यवस्था नकारात्मक तत्व, देखिए जो अभिभावक नौकरशाही है वो कानून व्यवस्था को मानता है, ठीक है, ये नकारात्मक मानता है। जहाँ कानून होगा तो वो नकारात्मक हो जाएगा, यानी कि आपको क्या करना है ये कौन बताएगा, ये राज्य के द्वारा बताएगा, तो उसे हम नकारात्मक इसकी प्रकृति होती है। आज्ञा पालन होना चाहिए, मालिक और सेवक का रिलेशन होता है। इसमें जो है संबंध कैसा होता है, ये नौकरशाही में देखिए जनता और दृष्टिकोण होता है। पहले होते थे ना, एक वो जनता पे एक तरह से कंट्रोल करते थे, ठीक, तो वो दृष्टिकोण होता है। इसमें सामाजिक शोध और अध्ययन किया जाता है। नौकरशाही अगर हम देखें तो ये सबसे पहले चीनी नौकरशाही, ये 760 एडी में था, ठीक है, ये हमारे कहाँ से, चीन से। पर्शियन नौकरशाही तो सबसे पुराना ये है। इसके बाद आता है आपका जातीय नौकरशाही, ठीक है। जातीय नौकरशाही जो है ये वर्ग, नस्ल, जाति, संपूर्ण प्रभुत्व ये प्राप्त, मतलब जो वर्ग, नस्ल और जाति के, स्पेशल वर्ग के, स्पेशल नस्ल जाति के जो लोग होते हैं उनको जो है प्रभुत्व प्राप्त किया जाता है, ठीक है। संरक्षणवादी नौकर है, इसको देखिए लूट प्रणाली भी कहते हैं, पद्म पुरस्कार प्रणाली भी कहते हैं, और राजनीतिक कार्यों के बदले पदों का आवंटन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो संरक्षणवादी नौकरशाही, इसको लूट प्रणाली भी कहते हैं। लूट प्रणाली का मतलब क्या है कि जो लोग नेताओं के साथ जुड़े होते हैं, जो राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग लेते रहते हैं, उन्हीं को ये पद दे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, योग्यता का हनन हो जाता है। जातीय नौकरशाही में क्या है कि स्पेशल एक वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, उनको जो है क्या किया जाता है, उन्हीं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे आप अगर आप वर्तमान में भी देखें या पहले और प्राचीन काल में देखें तो जो सामान्य वर्ग के लोग थे, जो ब्राह्मण थे, जैसे कि अगर आप चले जाएं उधर मनु के समय में, कौटिल्य के समय में, तो उस समय जो होता था, जो मतलब उस समय भी जैसे सरकार चल रहा है तो उस समय भी पद हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उस समय अगर बात करें तो जो ब्राह्मण होता था वही सभी पदों पे विराजमान होता है, यानी कि एक विशिष्ट वर्ग, एक वर्ग के, नस्ल जाति के लोग को प्रभुत्व दिया जाता था, ठीक है। आज भी देखा जाए तो सामान्य वर्ग जो है उनका जो टॉप लेवल का जो हायरकी है उस पर उन्हीं का ज़्यादा प्रभुत्व है, ठीक है। संरक्षणवादी लोकतंत्र क्या होता है कि राजनीतिक कार्यों के बदले पदों का आवंटन किया जाता है। तो ये तो चलिए आसान है कि जो लोग राजनीति में हैं, यानी कि जो लेजिस्लेचर में हैं, जो लोग कानून बना रहे हैं, उन्हीं के लोग अगर इसमें आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उसे लागू कराने में, तो काम तो सरल होगा लेकिन प्रतिभा का हनन हो जाएगा। जो लोग टैलेंटेड हैं उनको मौका नहीं मिल पाएगा। और जो हम लोगों ने इसके पहले देखा था अभिभावक नौकरशाही, ठीक है। अभिभावक नौकरशाही क्या है कि देखिए अभिभावक नौकरशाही का ये जो वर्ड लिया गया है परिवार से ही आता है, कि परिवार में ही जो घर का मुखिया होता है वो आज्ञा पालन सिखाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे अभिभावक हमको बताते रहते हैं। तो इस तरह से ये अभिभावक नौकरशाही जो है एक तरह से नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसमें कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहती है, ठीक है। आज्ञा पालन होता है, मालिक और सेवक का रिलेशन होता है। तो हम लोगों ने देखा इसके बाद या खुली भर्ती क्या होती है, ठीक है। हम लोग ब्यूरोक्रेसी पढ़ रहे हैं, नौकरशाही पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इससे एक क्वेश्चन तो पक्का श्योर पूछा ही जाना है। तो योग्यता आधारित भर्ती, ठीक है, ये खुली भर्ती कहते हैं, यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति जा करके एग्जाम दे, जो भी प्रोसेस है उसको ज्वाइन करने का आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आचरण होता है वो आचरण और शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन और इंटरव्यू कह सकते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो जाता है। पारदर्शिता होती है वेतन में, भत्ते में और प्रोन्नति में। तो इसमें क्या होता है कि सबका जैसे ग्रेड पे होता है ना आज के टाइम पे, कि किस ग्रेड पे आप जॉब कर रहे हैं, तो सबका एक ग्रेड पे होता है, तो उसका वेतन फिक्स होता है, उस सबका जो भत्ता है वो भी फिक्स होता है, और उसमें प्रमोशन के भी चांसेस होते हैं। तो ये बिल्कुल फेयर प्रोसेस होता है, और इसमें जब कोई निचले स्तर पे भी आसानी से ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि पता है कि एक फेयर प्रोसेस के थोड़े उसे प्रमोशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, नौकरशाही जो है ब्यूरोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, और ये किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। आपके पास अगर पेन और कॉपी हो तो आप जो कुछ आपको कीवर्ड लगे आप अपने लैंग्वेज में नोट करते जाएं, उससे आपको रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आज की ये हमारी क्लास जो है वो 8 बजे तक होने वाली है। 1 घंटा जैसे 7 बजे हम ब्रेक देंगे,
5 मिनट का, उस समय आप लोग थोड़ा सा टहल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। तो चलिए, इसमें क्या है, नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच शब्द से लिया गया है। और इसका अर्थ होता है, ब्यूरो का क्या अर्थ होता है, डेस्क या मेज। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है कि ब्यूरो का अर्थ क्या है। तो डेस्क या मेज को ढकने वाला कपड़ा, ठीक है, डेस्क या मेज को ढकने वाला कपड़ा होता है। और कहा गया है कि फ्रांस में ब्यूरोमिया नाम की बीमारी फैल गई है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, 1746 में बिस्टेन डी गॉर्वी ने किया। हम लोगों ने पहले ही देख लिया था इन्होंने। लेकिन जो नौकरशाही का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रतिपादन किसने किया, तो जर्मनी के समाजशास्त्री विचारक मैक्स वेबर के द्वारा किया गया। देखिए जो नोट्स है ना, बहुत ही वन लाइनर और बहुत ही अच्छा नोट्स है, ठीक है। बस मैं आज देखिए बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मेरा आज प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक बार ओवरव्यू करा दूँ, आपके थ्रू निकलवा दूँ, ताकि आप इसको खुद से पढ़ सकें। नोट्स बहुत आसान है, जो चीज़ें समझाने है वो चीज़ें समझिए। आप लोग मेरी क्लास होने के बाद इस नोट्स को पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और एक बार में जितना, एक बार की आप पूरा बहुत फास्ट रीडिंग के साथ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर से रिवीजन करिएगा, तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अभिभावक नौकरशाही पढ़ लिया, ठीक है। अभिभावक नौकर जो है आपका, जातीय नौकरशाही भी हम लोगों ने अभी देख लिया, बाद में पढ़ लेंगे डिटेल में। संरक्षणवादी नौकरशाही भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। संरक्षणवादी नौकरशाही क्या था, इसका गठन नागरिक राजनीतिक क्रियाओं के द्वारा दलीय हितों के लिए कार्य करने वाले लोगों के रूप में किया जाता है, अर्थात राजनीतिक कार्यों के बदले उन्हें पदों का आवंटन कर दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग और क्या कहते हैं, पद पुरस्कार, यानी कि पद बट रहा है, ले लो। लूट प्रणाली भी कहें, आपसे पूछा जा सकता है कि नौकरशाही की, ठीक है, किस प्रकार को हम लोग लूट प्रणाली कहते हैं, ऑप्शन में कई सारे दे देगा, ठीक है। इसे स्वायत्त सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है, जिसका क्या है, अमेरिका में था, अमेरिका में था, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको देखा। योग हम लोगों ने देखा, इसमें एग्जाम के थ्रू, परीक्षा के थ्रू ये भर्ती होती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है, इसको देखिए आप लोग। योग्यता जाति नौकरशाही के दोष को समाप्त करने के लिए, यानी कि योग्यता और जाति, योग्यता जाति नौकरशाही के दोष को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध नौकरशाही की अवधारणा का विकास होता है, जिसमें नौकरशाही अपने कार्यों को लेकर जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी। लेकिन जो नौकरशाह होते हैं वो उत्तरदायी नहीं होते हैं जनता के प्रति, बल्कि जो है वो सरकार के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तभी तो सरकार कंट्रोल करती है ब्यूरोक्रेसी को। तो संरक्षणवादी नौकरशाही को हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये क्या है, पद चाहिए, तो वही पेज आ गया, 1 मिनट, ये 2 बार पेज आ गया है। चलिए, तो अब देखते हैं मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन करते हुए सर्वप्रथम सत्ता या प्राधिकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। देखिए प्राधिकार क्या है, प्राधिकार का मतलब डेलीगेशन। जैसे आप लोगों ने गाना सुना होगा कि मैं ये गाना किसको डेलीगेट कर रहा हूँ, तो वहीं से ये डेलीगेशन होता है। तो डेलीगेट किया जाता है, तो ये किस को जो डेलीगेट किया जाता है, तो जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, यानी कि जो राजनीतिज्ञ हैं, जो सरकार है, वो क्या करती है, ब्यूरोक्रेसी को डेलीगेट कर देती है मतलब उस कार्य को, और वो उन्हें इसकी जिम्मेदारी निभानी होती है। तो देखिए इसके अंतर्गत जो मैक्स वेबर ने नौकरशाही का जो क्रमबद्ध अध्ययन किया, इसमें सत्ता या प्राधिकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया। और इनके अंतर्गत 3 तरह की नौकरशाही होती है। एक तो पारंपरिक प्राधिकार होता है, एक करिश्माई प्राधिकार और एक कानूनी प्राधिकार। तो प्राधिकार 3 तरह का होता है, ठीक है, एक पारंपरिक, एक करिश्माई और एक कानूनी होता है। तो मैक्स वेबर के द्वारा उपरोक्त तीनों ही प्राधिकारों को विवेचना इस प्रकार की गई है। किस तरह से की गई है देखते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, क्रमबद्ध व्यवस्थित विकास का अध्ययन वेबर ने किया। सत्ता प्राधिकार, ठीक है, इसमें इन्होंने पारंपरिक नौकरशाही कहा, करिश्माई नौकरशाही कहा। तो देखिए जो पारंपरिक नौकरशाही है, इसमें आज्ञा पालन का तत्व होता है, जैसे कि सामंतवादी व्यवस्था में होती थी। उच्चस्थ और अधीनस्थ, यानी कि मालिक और सेवक इसमें होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो करिश्माई है
और एक कानूनी है। तो करिश्माई जो नौकरशाही है ये ईश्वर प्रदत्त मानी जाती है, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर ईश्वरीय कुछ गुण होता है, मतलब इतना उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि लोग उसकी आज्ञा का पालन स्वतः ही करने लगते हैं, कि जो उसके अधीनस्थ हैं, सबॉर्डिनेट जो हैं, वो लोग उसकी आज्ञा का पालन स्वतः ही करने लगते हैं। कानूनी प्राधिकार में क्या होता है, इस प्राधिकार को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, होती है। तो इसलिए जो नौकरशाही है यानी कानूनी जो प्राधिकार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ये जो नौकरशाही की विशेषता है ये कहाँ की है, तो विकसित देश की है। ठीक है, विकसित देश ने इसे सार्वभौमिक बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, विकसित देशों ने इसे क्या किया, सार्वभौमिक यानी कि सभी जगह इसे लागू करने का प्रयास किया। लेकिन आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, यानी कि जब उपनिवेशवाद खत्म हो रहा था, देश स्वतंत्र हो रहे थे, तो सभी जगह की व्यवस्थाएं अलग अलग थीं, परिस्थितियां अलग थीं। तो सभी जगह इनको सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता था जो अमेरिका जैसे विकसित देशों में किया जा रहा था। तो इसलिए जो है इसके अध्ययन की जरूरत पड़ती है कि हर देश के हिसाब से अलग अलग विकासशील देशों के लिए इसकी व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? जरा कमेंट करके बताएं आप लोग। अगर आपको कहीं स्पीड ज़्यादा लगेगी तो आप लोग बताइएगा, मुझे रोक दीजिएगा, ताकि क्योंकि मैं तो आज आप लोगों को पढ़ा दूं। ठीक है, अब आप लोग कितना गेन कर पाते हैं ये आपके ऊपर पूरा। अब इसी चीज को, जितनी चीजें यहाँ पे ये लिखी हुई है, इसी चीज को पूरा यहाँ पे एलोबरेट किया गया है। ठीक है, तो अब एग्जाम में हम सारी चीजें तो एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने कीवर्ड इस तरह से बना रखे हैं, इस तरह से, तो आप बहुत आसानी से पूरा एक बार रिवीजन कर लेंगे और क्या चीजें हैं आप लोग समझ जाएंगे। क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए आप लोग? तो चलिए, करिश्माई प्राधिकार, थोड़ी थोड़ी बातें और हम लोग इसमें देख लेते हैं। यह एक प्रकार का व्यक्तित्व आधारित योग्यता है। कैसी है? व्यक्तित्व आधारित योग्यता है जो ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा इसको कहते हैं। अनेक बार उच्चस्थ कर्मिक का व्यक्तित्व जो है इतना आकर्षक होता है। आप लोग बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सुनो कुछ बोलो भाई। तो देखिए इसमें क्या, यह जो सिद्धांत है ये अस्थाई नहीं होता है, क्योंकि करिश्माई व्यक्ति कुछ ही लोग हो सकते हैं अपवाद स्वरूप, सारे लोग तो नहीं हो सकते हैं ना। तो जब उसका नेतृत्व खत्म होता है उस करिश्माई व्यक्ति का, तो फिर से सिस्टम जो है वापस चला जाता है। तो ये अस्थाई हम नहीं होते हैं, ये कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो उसका अगर निधन हो जाता है तो करिश्माई सत्ता का अचानक विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस प्राधिकार में अस्थाई आधार नहीं बनाया जा सकता है। कानूनी प्राधिकार क्या है? कानूनी प्राधिकार यह नौकरशाही की शक्ति का है। आप लोग चलिए, मैक्स वेबर के द्वारा प्राधिकार के बाद आदर्श नौकरशाही की निम्न विशेषताएं हैं। ठीक है, प्राधिकार के बाद आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं क्या क्या हैं? कार्य का विभाजन। ठीक है, तो कार्य विभाजन नौकरशाही को कुशल बनाने का प्रयत्न है, अर्थात प्रत्येक कार्मिक के द्वारा निश्चित कार्य का संपादित किया जाता है, जिसके कारण उस कार्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व उसी के ऊपर होता है। जब कार्य का विभाजन करके सबको अपनी जिम्मेदारी दे दी गई, तो अगर वो कार्य नहीं करता है तो फिर जो है वो कार्य अगर नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसी की। आप लोग एक बार अटेंडेंस दें अपना, कौन कौन से लोग क्लास कर रहे हैं। पद की अर्हता का निर्धारण, प्रत्येक पद के लिए एक सुनिश्चित अर्हता होती है। भर्ती के दौरान भी योग्य ध्यान में रखकर परीक्षाएं कराई जाती हैं। ठीक है, निश्चित विधिक प्रक्रिया होती है। तो चलिए, मैक्स वेबर के बारे में इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें डिटेल में जो चीज़ें हैं इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसकी आलोचना किस तरह से की गई है कि जो ये विकासशील देश है उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये जो सिद्धांत बनाए गए हैं विकसित देशों में को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसमें से अब कहाँ से और पूछा जाएगा। इसमें देखिए जो कमेंट हैं लोगों के, जैसे लॉर्ड डी बर्ट ने क्या कमेंट किया, नौकरशाही को नई निरंकुशता के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, लास्की ने क्या कहा है, लास्की ने नौकरशाही नागरिक स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न करती है। लास्की ने क्या कहा है कि जो नौकरशाही है वो नागरिक स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न करती है। पाकिर्सन के अनुसार, पाकिर्सन ने क्या कहा है, अब आप लोगों का अटेंडेंस नहीं आया
हाँ संजय आ गए, ठीक है, प्रहलाद हैं, संजय हैं, और भी जो लोग हैं बताएं। पार्किशन, ठीक है, पार्किशन ने क्या कहा है कि नौकरशाही पिरामिड नुमा ढांचा है। तो आप लोग इस एक एक वर्ड को याद रखें, पार्किशन आता है तो पिरामिड नुमा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए, जिसमें अपने लिए कार्य में विस्तार की क्षमता पाई जाती है। पिरामिड नुमा का मतलब क्या है, देखिए ये है, अब जैसे जो निचले स्तर पे लोग हैं इनकी सैलरी कम होती है, संख्या इनकी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पिरामिड नुमा एक ढांचा है का, जैसे जैसे इनका प्रमोशन होता जाएगा तो इनको इनको ज़्यादा काम, ज़्यादा सैलरी मिलती जाएगी, इनके उत्तरदायित्व ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। स्पष्ट कार्य विभाजन की बात ही में कार्य में नीरसता उत्पन्न कर देती है, ठीक है। इनका देखिए आलोचना किस आधार पे किया गया कि सबको एक निश्चित कार्य में बांध दिया जाता है, किसी को कुछ क्रिएटिव, कुछ एक्स्ट्रा करने का मौका नहीं मिलता है, एक ही काम को करते करते लोगों में नीरसता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो उसमें जो है कोई स्पेशल विशेषज्ञता किसी और की है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो है कौन से लोग देख रहे हैं, क्योंकि फिर पता ही नहीं चलेगा तो फिर मुझे भी थोड़ा सा एक कनेक्शन नहीं रह पाएगा ना। तो इसमें क्या होता है, ये आलोचना के बाद मैक्स वेबर का नौकरशाही का जो मॉडल है वो विकसित होता है और एक विकासशील में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर के साथ इसको लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो आलोचना के बाद भी क्या हुआ, मैक्स वेबर का जो नौकरशाही सिद्धांत का जो मॉडल विकसित है, विकसित और विकासशील देशों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन के साथ लागू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़, अब हम लोग मानव संबंधी विचारधारा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो मानव संबंधी विचारधारा है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसमें आपको कीवर्ड क्या क्या याद रखना है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, एल्टन मेयो है, ठीक है। इनके अलावा और भी कौन लोग हैं, मेरी पार्कर फॉलेट हैं, ठीक है। मेरी पार्कर फॉलेट ने प्रभुत्व, समझौता और एकीकरण की बात की है, ठीक है। एल्टन मेयो को इसका पिता कहा जाता है मानव संबंधवादी विचारधारा का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव संबंधवादी विचारधारा का पिता कौन है, तो आपको आंसर देना है मेयो, ठीक है। और जो शास्त्रीय विचार था इसके पहले, मानव संबंधवादी विचार से पहले, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, उन लोगों ने संरचना की बात की थी, प्रक्रिया की बात की थी, आर्थिक पद्धति की बात की थी। उसमें मानव को स्थान नहीं दिया गया था, मानव के व्यवहार को स्थान नहीं दिया गया था। तो इसलिए इसके विरोध में ये मानव संबंधवादी विचारधारा आती है और ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसे रोग जांच पद्धति के रूप में इसका अनुसरण किया जाता है। ये जो है टेलरवाद के खिलाफ प्रक्रिया है। टेलरवाद यानी कि टेलरवाद का जब नाम आता है तो समझ जाइए वो वैज्ञानिक प्रबंधन की बात करते हैं। और एल्टन मेयो ने कहा कि मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, केवल उसको आप आर्थिक प्राणी नहीं कह सकते हैं, और उसका विरोध के स्वरूप ये आई थी। तो आर्थिक कारण क्या होता है, जो ठीक है जया आप कहीं चली गई थी, अब आई आप। चलिए, तो आर्थिक कारण में क्या आता है, धन के केंद्रीकरण का पूंजीवाद जो है, अब धन के केंद्रीकरण और पूंजीवाद का विरोध, ठीक है। इसके विरोध में हार्थन प्रयोग ने किया था। हार्थन प्रयोग किसने किया था, मेयो ने किया था। और हार्थन प्रयोग को हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। मेयो के सहकर्मी कौन कौन से थे, तो रोथलिस बर्गर और रिचर्ड डिक्सन थे, ये आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि मनुष्य की क्रय क्षमता, ठीक है, इन्होंने मनुष्य की क्रय क्षमता, उत्पादन प्रणाली और आर्थिक मंदी, मजदूरों की छटनी, अनुपस्थितिवाद, ये सब क्या है, आर्थिक कारण है। तो जब भाई आर्थिक मंदी आएगी तो यानी कि मानव के स्वभाव को महत्व न दे करके केवल अर्थ के हिसाब से बात किया जाएगा, क्या होगा, आर्थिक कारण को महत्व देंगे तो धन का केंद्रीकरण होगा, धन का केंद्रीकरण होगा तो पूंजीवाद बढ़ेगा, पूंजीवाद बढ़ेगा तो फिर उसका विरोध होगा, ठीक है। और जब पूंजीवाद बढ़ेगा तो जो मनुष्य की क्रय क्षमता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब क्रय क्षमता कम होगी, लोग खरीदने वाले नहीं होंगे, तो जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो भी कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, फिर मजदूरों की छटनी हो जाएगी, फिर से आर्थिक मंदी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आर्थिक कारण है, इन्होंने हार्थोन प्रयोग किया है, इन्होंने, हम लोगों ने इसको देखा था। तो चलिए इसमें जो ये लिखा है इसको पढ़ लेते हैं कि मानव संबंधी विचारधारा के पिता कौन है या जन्मदाता है, एल्टन मेयो है। इन्होंने इसमें ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, आप पहले की क्लास देख लीजिएगा। तो बस क्या यार, धारा के पिता मेयो है,
ठीक है। और ये जो विचारधारा आई थी टेलरवाद के खिलाफ आई थी, और ये मिल्टन ने कहा था कि मानव किए थे, हम लोगों ने पढ़ा था, प्रकाश का महान प्रयोग किया था, ठीक है। इसके लिए बैंक वायरिंग प्रयोग इन्होंने किया था, ठीक है। और ये मानव संघवादी विचारधारा हार्थन प्रयोग इन्होंने शिकागो यूएसए में किया था, ठीक है। तो ये जो है औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हार्थन का प्रयोग, हार्थन का जो प्रयोग किया था, उससे जो मेन चीजें निकल के आई थी वो मैंने आप लोगों को बताया था। बताइए आप लोग, रेस्ट बस्टर किसे कहते हैं? रेस्ट बस्टर किसे कहते हैं? धोखेबाज किसे कहते हैं? ठीक है, कबूतर का बच्चा किसे कहते हैं? ये हार्थन जो इनका प्रयोग था उससे ये निष्कर्ष निकल के आया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए रेस्ट बस्टर इन्होंने किसे कहा था कि जो कार्मिक निर्धारित मानक से अधिक कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट बस्टर कहते हैं। धोखेबाज उसे कहते हैं जो एक निर्धारित कार्य से कम करता है, ठीक है। और सहकर्मी की बारे में, ठीक है, किसी सहकर्मी आयत प्रबंधन से करता है उसको क्या कहते हैं? कबूतर का बच्चा। तो ये सब हार्थोन जो प्रयोग हुआ था उससे ये निष्कर्ष निकला था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? देखिए इसके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि व्यवस्थावादी सिद्धांत किसमें, लोक प्रशासन में व्यवस्थावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए किससे? चेस्टर बर्नार्ड से, ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड से। तो चेस्टर बर्नार्ड की कुछ पुस्तकें हैं, इसका नाम याद रखिए, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। दूसरी पुस्तक है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है चेस्टर बर्नार्ड ने, ठीक है। और देखिए संगठन के सिद्धांत का कोई उल्लेख नहीं किया इन्होंने अपनी इस पुस्तक में, ठीक है। तो ये सब लोग हतप्रत रह गए कि संगठन के सिद्धांत की बात इसमें नहीं की गई है जो अभी तक प्रचलित थी। तो देखिए इसमें क्या है कि इसका प्रारंभ किसने किया था? मैरी पार्कर और फॉलेट ने किया था, ठीक है। शास्त्रीय विचारधारा में देखिए, शास्त्रीय विचारधारा और जो व्यवहारवादी विचारधारा है इसमें कड़ी का काम किसने किया था? तो मैरी पार्कर फॉलेट ने किया था, जिसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? चेस्टर बर्नार्ड ने किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया था? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत था, उसके बाद शास्त्रीय सिद्धांत आता है, उसके बाद व्यवहारवादी सिद्धांत आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके देखिए चेस्टर बर्नार्ड को लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहारवादी आंदोलनकर्ताओं में मुख्य माना गया है, और उसने कहा है कि लोक प्रशासन एक सहकारी सामाजिक कार्यवाही है, ठीक है। लोक प्रशासन क्या है? एक सहकारी सामाजिक कार्यवाही है, ठीक है। तो ये आपको चेस्टर बर्नार्ड का स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थावाद धारा का प्रभाव बाद में किस पर पड़ा? हर्बर्ट साइमन पे पड़ा। हर्बर्ट साइमन पे जिन्होंने निर्णय निर्माण का सिद्धांत दिया है। अभी आगे हम लोग डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय निर्माण सिद्धांत पढ़ेंगे। डगलस मैकग्रेगर और रेसिस का हम लोग हर्जबर्ग के विचारों यानी कि इनका जो प्रभाव पड़ा है हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण पे पड़ा है, डगलस मैकग्रेगर और रेसिस लिकर्ट पे पड़ा है, हर्जबर्ग विचारों पे पड़ा है, ठीक है। तो बर्नार्ड के अनुसार संगठन दो या अधिक व्यक्तियों के सोचे समझे तौर पर समन्वित गतिविधियों की एक व्यवस्था है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट। अब देखिए चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा कहा गया है कि संगठन का निर्माण करने हेतु तीन तत्वों की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। ये हम लोगों ने पता, चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था कि जो संगठन का निर्माण है इसको करने के लिए क्या इच्छा होना, एक समान प्रयोजन या उद्देश्य का पाया जाना। तो ये तीन चीज़ें इन्होंने बताई थी कि तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें आपको याद कर लेनी है। चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा जो है ये तीन चीज़ें कही गई थी, ठीक है। किसके लिए? संगठन के निर्माण के लिए। हम लोगों ने इसको भी पहले पढ़ा था, इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो चेस्टर बर्नार्ड जो है का लोक प्रशासन में योगदान यह है कि उनके द्वारा
अनौपचारिक संगठन को एक नैसर्गिक संस्था माना गया। क्या माना गया? एक नैसर्गिक संस्था के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, यानी कि प्राकृतिक संस्था। और अनौपचारिक संगठन में वह संगठन होता है जिसका निर्माण करने के लिए किसी निश्चित नियम या प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक नहीं होता, बल्कि इसका निर्माण स्वाभाविक रूप से स्वतः हो जाता है, इसमें सह अस्तित्व पाया जाता है। ठीक है, तो चेस्टर बर्नार्ड का हम लोगों ने देखा, इनका एक और सिद्धांत है योगदान संतोष संतुलन का सिद्धांत। और इससे कहते हैं कि जो योगदान है दोनों का एक दूसरे पर निर्भर होता है, संगठन का क्रमिक के प्रति और क्रमिक का संगठन के प्रति। जब दोनों के हितों की पूर्ति होती है तभी दोनों उसमें काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो योगदान संतुलन का सिद्धांत है ये चेस्टर बर्नार्ड ने दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ये पढ़ाया जा चुका है इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। चलिए, चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा अपने सिद्धांत के अंतर्गत प्राधिकार के विषय में एक महत्वपूर्ण विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, और जिसे प्राधिकार की स्वीकृत विचारधारा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा अधीनस्थ कर्मचारी है वो हमारे प्राधिकार से, यानी कि वो कैसे काम करेगा, ठीक है, वो स्वीकृति होनी चाहिए। जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकृति नहीं होगी, तब तक आप उससे अपना कार्य नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, से पूर्व जो है मैक्स वेबर व अन्य शास्त्रीय विचारकों के द्वारा प्राधिकार की स्थिति गति विचारधारा का प्रतिपादन किया गया था। प्राधिकार की स्थिति गति विचारधारा का प्रतिपादन किया गया था, जिसे प्राधिकार की अनौपचारिक अवधारणा भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि पद विशेष के कारण उच्चस्थ की आज्ञा का पालन अधीनस्थ के द्वारा। देखिए, इन लोगों ने क्या कहा था कि जो सीनियर हैं, जो उच्चस्थ कर्मचारी हैं, उनकी पद के कारण जो नीचे वाले लोग हैं वो लोग उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो आज्ञा का पालन तभी करेंगे जब उनके अंदर वो स्वीकृति हो, तभी वो आज्ञा का पालन करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बर्नार्ड ने क्या किया था, इसे अस्वीकार कर दिया था। और इन्होंने कहा था कि बर्नार्ड ने कहा कि श्रेष्ठतर के प्राधिकार की वैधता, ठीक है, वैधता का आधार क्या है, अधीनस्थ द्वारा उसकी स्वीकार्यता, अर्थात उच्चस्थ के द्वारा अपने प्राधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब अधीनस्थ के द्वारा उसे स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा संचार के सिद्धांत का विश्लेषण किस प्रकार से किया, संचार के सिद्धांत का विश्लेषण देखिए, कार्यपालक कार्य। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो फंक्शन होना चाहिए, इन्होंने क्या कहा, फंक्शन ऑफ कैपिलरी। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा कि कम्युनिकेशन है, क्या कहा है, रक्त संचार कहा है। ठीक है, तो चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक का नाम है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, के अंतर कार्यपालक या नेतृत्वकर्ता के 3 महान कार्य बताए हैं। एक तो आयोजन या उद्देश्य निर्धारण करना, ठीक है, इसके का सिद्धांत दिया गया था। तो इन्होंने पहले बताया कि प्रयोजन या उद्देश्य का निर्धारण, दूसरा अधीनस्थों को प्रेरित करना, और तीसरा संचार व्यवस्था को बनाए रखना। जब ये तीनों चीज अच्छे से रहेंगे है, जो हेड है, ठीक है, उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है, नेतृत्व करना। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका काम क्या है, नेतृत्व करना, जबकि उसके द्वारा संगठन का जो उद्देश्य पूरा होता है। जो एग्जीक्यूटिव है उसका काम है नेतृत्व करना। किसके ऊपर नेतृत्व करना, जो नीचे के लोग हैं उनसे अपने कार्य को करवाना। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने 4P का सिद्धांत दिया। ठीक है, 4P, इसमें उद्देश्य का निर्धारण होना चाहिए, अधीनस्थों को प्रेरित करना चाहिए, संचार की व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से बनाए रखना चाहिए, तभी जाके संगठन का उद्देश्य पूरा होगा, काम हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें कही गई। ठीक है, तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रशासनिक व्यवहारवाद। ठीक है, प्रशासनिक अंतर्गत हम लोगों को 3 चीजें पढ़नी है। एक तो अभिप्रेरणा पढ़नी है, निर्णयन पढ़ना है, और नेतृत्व अभिधारणा पढ़नी है, और संचार की अवधारणा पढ़नी है। ठीक है, अभिप्रेरणा जिसे मोटिवेशन कहते हैं, निर्णयन यानी कि डिसीजन मेकिंग, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, और संचार की अवधारणा। ठीक है, तो इसके सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो यहाँ से पढ़ने वाले हैं वो नई चीज़ें हैं। तो मैं ये मोटिवेशन को पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ब्रेक देता हूँ। हालांकि कुछ लोग तो वैसे ही बहुत लेट में आए हैं। तो देखिए, मोटिवेशन कहाँ से बना है। मोटिवेशन जो शब्द आया है
वो मूवर से आया है, और मूवर कहाँ का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो इन्होंने क्या बताया है, इसको हम लोग पढ़ समझते हैं। तो प्रशासनिक व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, पहले तो इसको समझ लीजिए। और प्रशासनिक व्यवहारवाद के अंतर्गत हमको इन चारों चीज़ों को पढ़ना है। तो प्रशासनिक व्यवहारवाद क्या है? प्रशासन प्रबंधन की वह विचारधारा विश्लेषण जिसका जो है सामाजिकी मनोविज्ञान, मतलब देखिए जो प्रशासनिक व्यवहारवाद है, इसका क्या है? प्रशासन प्रबंधन संबंधी विचारधारा है, इसका विश्लेषण किया जाता है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें देखा जाता है कि सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, और इसमें जो है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और व्यक्ति से कैसे काम लेना है, उसे कैसे मोटिवेट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें हमको देखनी है। तो प्रशासनिक व्यवहार लोक प्रशासन की वह विचारधारा है, प्रशासन एवं प्रबंधन का विश्लेषण सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर करते हैं, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर। तो प्रशासन व्यवहारवाद के 4 प्रमुख अवधारणाएं आती हैं, कौन कौन सी? अप्रेरणा, निर्णय, नेतृत्व की अवधारणा और संचार की अवधारणा, ठीक है। तो अभिप्रेरणा क्या है? एक सार्वभौमिक अवधारणा है, क्योंकि यह अवधारणा औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन दोनों के ऊपर समान रूप से लागू होता है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा जो है, इसकी अवधारणा सरकारी संगठन और निजी संगठन दोनों जगह पे लागू होता है। ये जो मोटिवेशन है, ये दोनों जगह, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में हो या फिर आप प्राइवेट सर्विस में हो, हर जगह काम आता है। तो जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है और इससे लिया गया है लैटिन भाषा के मूवर शब्द से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको बताना है इसका अर्थ क्या होता है? बढ़ना, चलना या गतिशील बने रहना, ठीक है। तो कहते हैं कि सामान्यतः किसी भी संगठन में जो कार्यरत कार्मिक हैं, उनका एक लक्ष्य होता है। उनका क्या होता है? एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके अंदर सबसे पहले क्या होनी चाहिए? इच्छा का होना आवश्यक है। जब आपके अंदर कोई इच्छा होगी कि आपको करना क्या है, तभी आप उसको आगे करेंगे। जो इच्छा है वही क्या बन जाती है? इच्छा शक्ति बन जाती है। और इच्छा शक्ति जब बन जाती है तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है? संकल्प में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए अभी आपका लक्ष्य है कि आपको पीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। इससे पहले आपके अंदर इच्छा है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, सोचा कि आपको पीजी क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब वो इच्छा जो है वो धीरे धीरे आपके अंदर जब तैयारी करने लगे तो इच्छा शक्ति में परिवर्तित हो गई, और आपने संकल्प बना लिया है कि आपको 2021 में इसी बार सिलेक्शन लेना है, ठीक है, सिलेक्शन लेना है। इच्छा करने के लिए होना चाहिए आर्थिक शक्ति का पाया जाना आवश्यक है। पहली बात तो आपके अंदर वो बौद्धिक शक्ति होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप जो अपने पूरा कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के होने के बावजूद कभी कभी होता है आप बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और इसी तरह से कार्मिक जो होते हैं वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जो टारगेट दिया जाता है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तब जरूरत होती है अभिप्रेरणा की, मोटिवेशन की। टीचर की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जब टीचर एक मोटिवेट करता है कि नहीं तुम कर सकते हो, कॉन्फिडेंस जगाता है, तब हम और मेहनत से और अच्छे से सही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसी तरह से जो लीडर होता है वो क्या करता है? मोटिवेट करता है, उसको जो है प्रमोशन का लालच देता है, या और भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं उसे सम्मानित करता है, पीठ थपथपाना, इस तरह से उसे जो है मोटिवेट करता है। तो इस तरह से मोटिवेशन का जन्म होता है। यानी कि जो अभिप्रेरणा है एक सकारात्मक अवधारणा के रूप में जाना जाता है, और प्रारंभिक काल से ही संगठन में किसी न किसी रूप में अभिप्रेरणा का प्रचलन रहा है। तो परंपरागत रूप में अभिप्रेरणा के विषय पर निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। तो अभिप्रेरणा हम लोग समझते हैं, देखिए अभिप्रेरणा जो है अब्राहम मोस्लो ने, ठीक है, अब्राहम मोस्लो ने, इनका जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है काफ़ी फेमस है, आपके सिलेबस में भी है। इन्होंने एक बुक लिखा, इनकी जो अभिप्रेरणा है डायनेमिक, क्या लिखा है? डायनेमिक मेमोरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ठीक है। तो देखिए इन्होंने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे तो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाना तय है। तो इन्होंने कहा, क्या कहा है अब्राहम मोस्लो ने? इन्होंने पिरामिड नुमा, जो इन्होंने कहा है कि जो मोटिवेशन है वो निरंतर गतिशील रहता है। यानी कि जैसे क्या होता है कि
कुछ समय तो पढ़ाई करते हैं, एक बार मोटिवेट किया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से निराशा आने लगती है, कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, तो फिर से आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये निरंतर गतिशील रहता है। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मेहनत आपको ही करना है, लेकिन जब आपको मोटिवेट कर दिया जाता है तो आपके जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इन्होंने स्टेप बताया है, ये पिरामिड नुमा इन्होंने बताया है। अभिप्रेरणा की जो आवश्यकता होती है वो पद सोपानिक है। पद सोपानिक यानी कि पिरामिड नुमा है, हायरकी के हिसाब से है। ठीक है, तो अभी चलिए इसको हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं। देखिए अभिप्रेरणा के विषय पर परंपरावादी विचारधारा में एक छड़ी की विचारधारा या आर्थिक आर्थिक या क्या है प्रक्रियात्मक विचारधारा का प्रचलन था। तो पहले क्या था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो परंपरावादी विचारधारा थी उसमें क्या था, गाजर और छड़ी की विचारधारा थी कि जो लोग अच्छा काम करें उनको क्या करो, उनको जो है पुरस्कार मिलना चाहिए, जो लोग कम काम करें उनको क्या मिलना चाहिए, उनको दंड यानी कि उनकी सैलरी को काट लिया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि केवल उससे प्रभाव नहीं पड़ता है, इन्होंने कहा कि सभी विचारधाराएं आर्थिक मानों की अवधारणा पर आधारित है, यानी कि जो पहले वाली ये जो विचारधाराएं थी वो सब आर्थिक मानों को मान के किया गया था। और जिसका अर्थ है कि संगठन में कार्यरत को धन या लाभ की प्रेरणा से ही अपने आप को संगठन के साथ जोड़ता है। इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था, मूलतः टेलर के द्वारा किया गया था और बाद में अन्य शास्त्रीय विचारकों के द्वारा इसी का समर्थन किया गया था। परंतु श्रेय किसको जाता है, तो अब्राहम को जाता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने द डायनेमिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया और इसके द्वारा इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी, ये पुस्तक इन्होंने लिखी और ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके द्वारा प्रेरणा की में पद सोपान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, अभिप्रेरणा में पद सोपान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और अब्राहम मोस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा का संबंध आवश्यकता से है। यहाँ ये चीज को ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा का संबंध और आवश्यकता पद सोपान की भांति चरणबद्ध होती है। जब एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो हमें दूसरी आवश्यकता हमारी है। यानी कि जो अभिप्रेरणा है वो किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आवश्यकता पे, और जो आवश्यकता हमारी है वो पद सोपानिक है, पद सोपानिक है। और क्या है, एक आवश्यकता जब हमारी पूरी हो जाती है तो हमारी दूसरी आवश्यकता चक जाती है। जैसे सपोज दैट अगर आप आज साइकिल से चल रहे हैं, हालांकि साइकिल से तो अब लोग कोई नहीं चलता है, जब लोग साइकिल से चलते थे तो उनका सपना था कि काश मुझे मोटरसाइकिल मिलती है। ठीक है, वो और अर्निंग करते हैं, मोटरसाइकिल ले लेते हैं तो उसके बाद वो सोचते हैं कि अब मुझे क्या मिलना चाहिए, अब मुझे 4 व्हीलर मिलना चाहिए, एसी लगना चाहिए और ये थर्ड पार्ट होने चाहिए। यही एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता का जन्म ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी तरह से अभिप्रेरणा भी एक गतिशील निरंतर चलने वाली वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो पद सोपान का संबंध, पद सोपान आप लोग समझते हैं ना, जिसे हायरार्की कहते हैं, एक लेवल फिर इसके ऊपर दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। ठीक है, तो इस तरह से उसके सीनियर इस तरह से होते हैं। तो पद सोपान का संबंध अभिप्रेरणा के विषय में व्यक्तिगत होता है, न कि क्योंकि संगठन में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता व उसकी परिस्थितियां एक दूसरे से अलग हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कि जो पद सोपान है, अभिप्रेरणा है, ये जो विषय है सबकी व्यक्तिगत होती है, सबके लिए अलग अलग मोटिवेशन की जरूरत है। क्यों, क्योंकि सबकी आवश्यकता अलग है, सब परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए अभिप्रेरणा जो होगी वो भी अलग अलग होगी। अब सोचिए एक जो मजदूर है उसको कैसी अभिप्रेरणा चाहिए, उसके लिए मोटिवेशन दूसरे तरीके से होगा। जो एक टीचर है सर्विस में उसको किस तरह से मोटिवेशन की जरूरत होगी। ठीक है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको कैसा मोटिवेशन चाहिए, और आप अगर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कैसा मोटिवेशन चाहिए। तो ये व्यक्तिगत होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो मोस्लो के द्वारा अभिप्रेरणा की आवश्यकता में सोपानात्मक मॉडल, यानी कि इन्होंने इसे क्या माना, पिरामिड नुमा माना, यानी कि बॉटम से टॉप की ओर, जिसका अर्थ है कि एक आवश्यकता जब पूर्ति हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता का विकास स्वतः ही होने लगता है। तो अभिप्रेरणा को इन्होंने 5 चरणों में आवंटित किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 5 चरणों में। तो इस तरह से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो पहली जो फर्स्ट प्रियॉरिटी है सबसे निचले स्तर पे, उसमें शारीरिक आवश्यकता आती है।
शारीरिक आवश्यकता का मतलब ये व्यक्ति का अनिवार्य आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई भी जो कार्मिक है संगठन में इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जाता है। जैसे हमारा जो पहला उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि रोटी कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। उसके बाद उसे क्या चाहिए, जब रोटी कपड़ा और मकान उसकी इच्छा ये पूर्ति हो जाती है तब वो दूसरे लेवल पे उसकी आवश्यकता जन्म लेती है। और उसको क्या चाहिए, को चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा किस बात की चाहिए, नौकरी सुरक्षा, आपदा से सुरक्षा, ठीक है। जो होने वाले खतरे यानी कि उसका इनकम जो है वो सिक्योर रहे, मतलब जो उसे मिल गया है रोटी कपड़ा और मकान वो उसका बना रहे, पहली बात तो ये सिक्योरिटी आती है दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, तो इसकी सामाजिक आवश्यकता आती है। और सामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, उसे क्या चाहिए समाज में रहने के लिए, उसे क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रशंसा चाहिए, ये सब उसे क्या है, उसे ये सब मिलना चाहिए, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे उसकी ये आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद उसको ये उसका स्वाभिमान हो गया, स्वाभिमान हो गया। और इस सामाजिक आवश्यकता हम लोगों ने देख लिया। फिर स्वाभिमान या आत्मसम्मान की आवश्यकता, यह महत्व पहचान की मान्यता पर केंद्रित है, यानी कि उसे समाज में महत्व दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, उसको मान्यता मिल रही है या नहीं मिल रही है। और पांचवें नंबर पे उसे आती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता क्या होती है, इस आवश्यकता के प्रभावित नहीं होता है बल्कि वह स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करने लगता है। जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको क्या कहा है, इसको कहा इसने आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो 5 लेवल बताया है। 5 लेवल, पहला क्या था, शारीरिक, ठीक है, या मूल आवश्यकता। जब मूल आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो उसकी आवश्यकता नीड होती है। उसके बाद सामाजिक आवश्यकता होती है, इसमें प्रेम सम्मान प्रशंसा चाहिए। इसके बाद स्वाभिमान चाहिए और सम्मान की आवश्यकता, ठीक है। यह पहचान और मान्यता पर केंद्रित होता है कि लोग उसे कितना जानते हैं, कितना वो पॉपुलर है अपने एरिया में, फिर और ऊपर देश में, कंट्री में, विदेश में, इस तरह से। उसके बाद जब लास्ट में आता है आपका आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और ये जो होता है, ये आदमी जो है, ये व्यक्ति बाह्य प्रेरणा से प्रभावित नहीं होता है इसमें, बल्कि स्वयं से प्रेरित होकर के कार्य करने लगता है। कुर्ट ग्लोवास्की ने के द्वारा इसे आत्मवास्तीकरण के नाम से, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता है उसको आत्मवास्तीकरण के नाम से किसने संबोधित किया है, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो डगलस। तो इस तरह से हम लोगों ने मोटिवेशन को पढ़ लिया है। इसकी जो हर्बर्ट साइमन का हम लोग व्यवस्था सिद्धांत पढ़ेंगे। तो हर्बर्ट साइमन ने इसकी आलोचना की और इसको आलोचना करते हुए क्या कहा था, कहावत या मुहावरे कहा था, ठीक है। आने वाले हैं डगलस मैकग्रेगर के द्वारा अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर, विषय पर XY सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें आपको डगलस मैकग्रेगर का नाम याद रखना है। डगलस मैकग्रेगर ने अभिप्रेरणा के विषय पर XY सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। और ग्रेगर के द्वारा मानव जो है, मानव की जो प्रकृति है, स्वभाव जो है, को अभिप्रेरणा के प्रतिपादन का आधार, जो मानव का स्वभाव है उसको इसने अभिप्रेरणा का आधार बनाया, ठीक है। इसने कहा कि जो है 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। इसने देखिए, इसने क्या किया, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत दिया था। आरोग्य घटक, एक आरोग्य घटक और एक अभिप्रेरक घटक, इसने 2 बताए। द्विकारक सिद्धांत है, इसके नाम से ही पता है। तो 2 कारक हैं अभिप्रेरणा के। पहला आपका है आरोग्य घटक। आरोग्य घटक को हम लोग क्या कहते हैं, असंतुष्ट कारक कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है क्रमिक को असंतुष्ट नहीं होने देता है, ठीक है। सामान्यतः व्यक्ति को क्या करता है, ये असंतुष्ट नहीं होने देता है, लेकिन उसका निदान भी नहीं करता है, ठीक है। आरोग्य घटक, आरोग्य का क्या मतलब होता है, प्रिवेंट करना ना। तो ये चिकित्सा शास्त्र के शब्दावली से लिया गया है, यानी कि बीमारी को रोकता है लेकिन उसका निदान नहीं करता। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो कंपनी नीति व प्रशासन, ठीक है, वेतन, पर्यवेक्षण, कार्य की संबंध, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक। अगर आप उपलब्धि की बात करें, अगर अभिप्रेरक घटक की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आता है, उपलब्धि आता है, महत्व आता है, पहचान आता है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास और प्रगति, यानी कि स्व प्रेरणा से यह कार्य करता है, ठीक है। प्रगति का मतलब
तो आपने समझा कि इसके कीवर्ड हैं। जब भी अगर आता है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग का द्विकारक का सिद्धांत मोटिवेशन का, तो आपको ये द्विकारक याद रखना चाहिए। एक तो आरोग्य घटक है और एक क्या है घटक है। जो आरोग्य घटक है ये जो है संतुष्ट नहीं करता है, यानी कि संतुष्ट नहीं करता है, लेकिन असंतुष्ट भी नहीं होने देता है। ठीक है, यानी कि बीमारी को रोकना उसका काम नहीं है। जो अभिप्रेरक घटक है ये उपलब्धि, महत्व, पहचान, उत्तरदायित्व उसको देता है। तो देखिए हर्ज़बर्ग के द्वारा बताया गया कि ये दो कारक ही किसी कार्मिक को संगठन में नियोजित करने हेतु अभिप्रेरित करते हैं। एक तो आरोग्य घटक, तो इसमें इन्होंने कहा कि इसे हाइजीन कारक भी कहा जाता है। यह चिकित्सा शाखा की शब्दावली है। इस बीमारी फैलने से रोका जाता है लेकिन निदान नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। चलिए जया, आपको समझ में आ रहा है। तो हर्ज़बर्ग ने क्या कहा कि घटक है वह घटक है जो किसी भी कार्मिक को असंतुष्ट नहीं होने देता परंतु प्रेरित भी नहीं करता, इसीलिए इसे असंतुष्ट कारक भी कहा जाता है। जिसके अंतर्गत निम्न कारक आते हैं, वो प्रशासन, वेतन, पर्यवेक्षण। दूसरे घटक को हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरक घटक के नाम से हर्ज़बर्ग के द्वारा संबोधित किया गया है। ठीक है, और यह व्यक्ति को कार्य के प्रति वास्तविक रूप से अभिप्रेरित करता है, यानी कि व्यक्ति को कार्य करना है, उसको मोटिवेट कौन करता है। ये जो दूसरा कारक है इसका नाम भी है अभिप्रेरक घटक। इसमें क्या है, उपलब्धि, उसकी जो भी उपलब्धियां होती हैं उस हिसाब से स्वप्रेरणा, महत्व और पहचान, ये क्या करता है, इसे अभिप्रेरित करने का कार्य करता है। उत्तरदायित्व की भावना का विकास, यानी कि जो अभिप्रेरक घटक है इसके महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं उत्तरदायित्व की भावना का विकास। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हर्ज़बर्ग के द्वारा द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत अभिप्रेरणा को जटिल बना दिया गया था। ठीक है, जो हर्ज़बर्ग इसमें इसकी आलोचना की जाती है, कि हर्ज़बर्ग के द्वारा द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत अभिप्रेरणा को जटिल बना दिया गया। साधारणतया व्यक्ति के लिए यह समझना कठिन हो गया कि इसके अतिरिक्त हर्ज़बर्ग का द्विकारक विचार कोई मौलिक विचार नहीं। देखिए पहली बात तो इसकी आलोचना किस आधार पर की गई कि इसका जो द्विकारक सिद्धांत है ये क्या है, ये जो है इसको कठिन बना दिया गया है, जटिल बना दिया गया है। ठीक है, साधारण व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता है, कठिन हो गया है। दूसरी बात कही गई कि ये इनका कोई मौलिक विचार नहीं है, बल्कि जो अब्राहम मैस्लो ने जो 5 स्टेज की बात की थी, ठीक है, 5 चरणों की बात की थी, उसी को इन्होंने 5 से किस में कर दिया है, 2 चरणों में विभाजित कर दिया है।